गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो वैसे तो चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमारा ये चैप्टर नंबर 7 है, मतलब जो हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों इसका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है, और ये होते क्या है, और इनके रिगार्डिंग कुछ इनसे रिलेटेड टर्म्स भी है, उनको भी पढ़ना है। एज ऑफ ऑलवेज बच्चों, अभी ये चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार उन चैप्टर को देखिएगा, उनके नाम बताइएगा आप कि कौन कौन हम पढ़ चुके हैं, देन हम इसकी बात क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर दूसरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। फिर तीसरा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसके नेक्स्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। फिर नेक्स्ट पढ़ा हमने रूरल डेवलपमेंट, और फिर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और आज हमें पढ़ना है बच्चों एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, कोई ना कोई वर्क में वो इन्वॉल्व रहता ही है। जैसे 11th क्लास वाले बच्चे पढ़ते हैं सबसे बेसिकली कि जो एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटी, वो दो टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिससे हम क्या कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो जिससे हम पैसा नहीं कमाते, लेकिन वो अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो हर एक इंसान कोई ना कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, चाहे तो पैसा कमाने के लिए, चाहे तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। और अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में बच्चों इन्वॉल्व रहते हैं, तो नो डाउट पैसा तो हमें मिलता ही है, पैसा तो हम कमाते ही है, लेकिन बच्चों अपनी ही नजरों में हमारा कद क्या हो जाता है, ऊंचा भी हो जाता है ना। एक सेल्फ वर्थ जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। जब आप मेहनत करके पैसा कमाते हो और सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव क्या कर रहे होते हो, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो, किसी की लाइफ को क्या कर रहे होते हो, आसान कर रहे होते हो, या सोसाइटी एट लार्ज की प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे होते हो, सॉल्व कर रहे होते हो, तो आपकी नजरों में आपका कद क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, और आपको लगता है कि हाँ भाई जिंदगी में तूने भी कुछ उखाड़ा है। वरना अगर खाली रहोगे ना, ऐसे माँ बाप के पैसों पे पलोगे और पलते ही रहोगे, तो कोई भी राह चलता इंसान बोल के जाएगा, अबे 3 टाइम तो तू घर वालों की तोड़ता है, ठीक है ना। मतलब अपने मन से क्या काम किया तूने, यस और नो। कोई भी एरा गैरा कुछ भी बोल के चला जाता कि नहीं चला जाता बेटा। अभी क्या है कि जैसे, खैर अभी आप लोगों को भी कुछ लोग बोलते होंगे, अरे बेटा अभी तो फुल्ली फुल्ली खा रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना रिश्तेदार वगैरह, कभी कभी बोल देते हैं, या आसपास के लोग बोल देते हैं कि अभी तो क्या है ना, अभी तो ताजी ताजी गरम गरम मिल रही है, जब करके खानी। कभी कभी मम्मी भी गुस्से में बोल देती होगी, माँ बोलती नहीं है वैसे, लेकिन कभी कभी गुस्से में बोल देती है ना, अभी तो सब करा कराया मिल रहा है ना, इसका मतलब तुम ऐसे प्राणी हो घर में जिसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, हाँ वो सबको पता है कि किसकी कितनी इज्जत है, क्या है कैसे है, ठीक है ना। अब सारी कुंडली यहीं पे खुलवाओगे क्या। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं कि अपनी भी सेल्फ वर्थ जब हम कुछ करते हैं, ठीक है ना, अगर दूसरे भी हमें रिकॉग्नाइज ना करे, लेकिन हमें अपने आप में ये लगता है कि नहीं भाई हमने कुछ किया है, और अगर फ्री की ही खाते रहे और खाते रहे और खाते रहे, तो हमें भी लगता है यार जिंदगी में हमने कुछ किया तो है नहीं है, बस सब कुछ ऐसे ही हमें क्या है, करा कराया मिल जा रहा है। तो अपनी, भले ही दूसरों की नजरों में तुम्हारी वैल्यू तुम्हें ऐसा लगता होगा कि है, लेकिन अपनी ही नजरों में अपन लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं कि हमने कुछ किया तो है ही नहीं है ना। कोई चीज बिना करे अगर मिल जाती है हमें, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है ना। जब मेहनत करके कोई चीज मिलती है, तो उसकी क्या रहती है, वैल्यू रहती है। तो इस चैप्टर में यही पढ़िएगा कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। और हम कोई एक्टिविटी में अगर बच्चों इन्वॉल्व भी रहते हैं, तो खाली अपने लिए ही हम क्या नहीं करते, कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते, उनके लिए भी करते हैं जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, जो लोग हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स, लेट्स सपोज आपके पापा क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी टाइप की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जस्ट अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी काम करते हैं।
जब जब भी वो ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं तब उन्हें याद आता है कि नहीं यार, मैं ऐसे डिसीजन नहीं ले सकता, उल्टे सीधे फालतू के डिसीजन में नहीं ले सकता, बिकॉज मैंने, मेरे लिए तो छोड़ो, मेरे पीछे एक फैमिली भी है जो उनकी बहुत एस्पिरेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है कि यार कोई तो बंदा हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे को सर्व करने के लिए काम कर रहा है। उस केस में उस अर्निंग मेंबर को, जो एम्प्लॉयड है कहीं ना कहीं, उसे अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी मतलब अपनी नजरों में तो वैल्यू बढ़ जाती है, साथ में फैमिली की जो जो फैमिली की नजरों में है उनकी भी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उनकी नजरों में। से यस और नो? तो वही बच्चों यहाँ पे, मतलब ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है, एक तो हमें ये पता चल जाए ताकि देश के अंदर किस तरह की हमारे यहाँ पे वर्कफोर्स है, मतलब जो लेबर है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस तरीके के, कितने टैलेंटेड है, कितने पढ़े लिखे हैं, वगैरह वगैरह, वो पता लग जाए, है ना। और दूसरा, स्टूडेंट के लेवल से इसमें ये मैसेज जाएगा इस चैप्टर के थ्रू कि कभी भी, अभी जब तक ठीक है, जब तक आपको एक छूट मिली हुई है कि आपको घर वालों के ऊपर डिपेंड रहना है तो रहो, अदरवाइज ठीक है ना, क्या हो जाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ। हमेशा ऐसे मत रहो कि नहीं नहीं अभी तो हम बच्चे ही है, और अभी तो हम क्या है, अभी तो फैमिली के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है ना। आज की जनरेशन बहुत एडवांस हो चुकी है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट आप एकदम से कुछ ऐसा करेंगे तो कुछ तो सीधा ऊपर ही जाके अचीव करेंगे, है ना। मतलब कुल मिला के मकसद ये है कि एटलीस्ट अगर कमा भी ना पाओ, अगर कमा भी ना पाओ, है ना, अगर असेट भी ना बन पाओ अपने घर वालों के लिए, तो एटलीस्ट लाइबिलिटी तो मत ही बनना। और लाइबिलिटी ना बनने का मतलब ये है कि आप कंजप्शन में, जो कंजप्शन नेचर की जो चीजें हैं, जो रेवेन्यू नेचर की चीजें, रेवेन्यू कंजप्शन टाइप का जो चीजें जिनसे कोई असेट बिल्ड नहीं होगी या लाइबिलिटी कम नहीं होगी, एटलीस्ट वो तो नहीं करोगे आप, ठीक है ना। और वो ही आपके लिए क्या है, असेट बनना है। कुछ अगर घर वाले ये नहीं कह रहे हैं या हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ घर वालों को पैसे ही कमा के लाके दोगे, लाओगे अपने लिए लाओगे तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, नहीं लाओगे तो असेट नहीं बन सकते तो लाइबिलिटी भी मत बनना, है ना। और अगर अपनी ही नजर में अपना कद ऊंचा उठाना है और बाकी फैमिली की नजर में, तो आपको किस में आना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट में आना पड़ेगा। किस में आना पड़ेगा? अब वंस अगेन फिर बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सारी चीजें पैसे नहीं होती, वो सब कहने की बातें हैं, है ना, वो सरफेस लेवल से। ये एक टाइम पे अगर कोई इंसान ये बोलता है जिसने एक कंसिडरेबल लेवल अचीव कर लिया है, उसके बाद अगर वो बोलता है तो उसके मुंह से ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम सरफेस लेवल पे होते हैं तो बच्चों पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और नहीं कमाओगे तो ना तो तुम्हारी खुद अपने आप तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी अपनी, और ना ही तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स, ना ही तुम्हारी सोसाइटी तुम्हें क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो सब कहने की बातें हैं कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं होता, एक अच्छे लेवल पे जाकर के ऐसी बातें बोलते तो समझ में आता है, लेकिन जिस लेवल पे आप और हम है, तो वहां पे हमें क्या करना है, कुछ फोड़ना है, ठीक है ना। एक एक बेंचमार्क जो है वो क्या करना है, अचीव करना है। उसके बाद अगर ये बातें बोले तो अच्छी लगती है, ठीक है। खैर, शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। Every rational man aims to get engaged in certain work to earn a living। कह रहे कोई भी एक जो समझदार इंसान होता है, उसका मकसद होता है कि वो किसी ना किसी एक्टिविटी में क्या रहे, एंगेज रहे, ताकि वो अपनी जीविका को चला सके, टू अर्न अ लिविंग। सम वर्क ऑन फार्म्स, कुछ लोग अपने फार्म पे काम करते हैं, माने फार्मिंग करते हैं। कुछ किस में काम करते हैं, फैक्ट्री में वर्कर बोल के काम करते हैं। वर्कर इन द सेंस मतलब जो लेबर होती है। अब दरअसल क्या है ना बच्चों, इस चैप्टर के अंदर वर्कर का मीनिंग वो नहीं है जो हम आम जिंदगी में समझते हैं। वर्कर का मीनिंग कहीं बढ़ के है इसमें, है ना, बहुत वाइड क्या है उसका स्कोप है, थोड़ी वाइडर डेफिनेशन है वर्कर की, वो हम आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कुछ लोग लेबर बोल के ऐसा फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग बैंक में क्या करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ शॉप्स पे अपने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उनके क्या रहते हैं, छोटे छोटे आउटलेट्स होते हैं, वो चलाते हैं। एंड फ्यू अदर्स वर्क एट होम, या कुछ लोग अपने घर पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसने एक्टिविटी कवर की है, यस और नो। हाँ जी, वो बोल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जहां से वो अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ जरिया कमाता है, वो एम्प्लॉयमेंट है। ऐसी एक्टिविटी जिससे आप अपनी लिविंग अर्न करते हो, क्या करते हो, लिविंग अर्न करते हो, उसको बोलते हैं क्या, एम्प्लॉयमेंट।
सम पीपल गेट मनी बाय इनहेरिटिंग इट। देखो कितना अच्छा लिखा, ध्यान से सुनना है यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को, है ना, उनके गॉडफादर होते हैं और उनको बैक एंड में, है ना, बचपन से ही, मतलब अब ये तो हमारा तो कुछ कंट्रोल है नहीं इस पे कि भाई कौन इंसान कहाँ पे होएगा कहाँ पे नहीं होएगा, इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। तो कह रहे हैं कि कुछ लोगों को विरासत में बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन विरासत में प्रॉपर्टी मिलने का भी इतना कुछ मकसद रहता नहीं है, मतलब उसका मोटिव रह नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल तुमने कुछ ना उखाड़ा हो, है ना। क्योंकि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी क्या वैल्यू बनेगी, तुम्हें तो सब कुछ बना बनाया मिला ना, तुमने क्या किया, यस और नो, बिल्कुल। तो कह रहे कि कुछ लोगों को प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है, हाउएवर इट डज नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाई एनीबॉडी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये उसे सेटिस्फाई कर ही देगा, भले ही उसे करोड़ों अरबों रुपए मिले हो, किसमें, विरासत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा क्या रह सकता है, खुश रह सकता है, क्योंकि उसका तो इसमें कोई कॉन्ट्री था ही नहीं, है ना। उस चीज में मजा आता है कि जब तुम खुद क्या करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो और एक वेल्थ, एक एम्पायर क्या करते हो, क्रिएट करते हो, तब अगर उसे खर्च करते हो तो तुम्हें वैल्यू भी समझ में आती है और उसका मजा भी आता है। वरना कोई भी बोल के चला जाए तूने क्या किया, है ना, तेरे बाप दादा ने तो इतनी मेहनत की थी। बहुत सारे लोग हैं, अब अभी आप यहाँ पे देखोगे लोकल एरिया में, बुढ़ाना में देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको, जिन्होंने अपने आप तो कुछ करके खाया नहीं है, लेकिन उन्हें पास्ट में उनके उन्हें बहुत प्रॉपर्टी मिली है, क्या मिली है, और उन्होंने, नालायकों ने उसे सब क्या किया, उड़ाया है। मैं नाम नहीं ले सकता, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं, तुम भी जानते होंगे या तुम्हारे आसपास इस तरह के लोग होंगे जिन्हें, है ना, बहुत बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन अपने आप क्या किए, अय्याशी की है, क्या की है, एक पैसा नया कमाया नहीं है, लेकिन जितना मिला था उसे भी उड़ाया है। और एक टाइम पे उन्हें इस चीज का गुमान रहता था कि इतनी प्रॉपर्टी की 7 पुश्तें में हमारी बैठ के खाएगी, लेकिन एक एक डिकेड नहीं निकाल पाए, एक डिकेड नहीं निकाल पाए, है ना, 10 साल तक नहीं चला पाए, वो प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाए। तो बात ये नहीं होती कि बड़ा बनना जरूरी है, बड़ा बने रहना भी जरूरी है। और खासकर कोई चीज अगर खाली विरासत में मिली है और अपने आप कुछ ना करो, तो इंसान ना तो बड़ा बन सकता ना बड़ा बने रह सकता, क्योंकि वो उसे कम, एक टाइम पे उसे खुद लगेगा, है ना, दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास ये है वो है, लेकिन शाम को जब सोने के लिए जाएगा और खुद सोचेगा कि मैंने किया क्या है, तो लगेगा यार ये बेईमानी चल रही है जिंदगी में, हमने तो कुछ किया है ही नहीं है। तो ये वही बोल रहा है कि भले ही किसी इंसान को विरासत में कुछ भी मिल जाए, कितना भी बड़ा एम्पायर मिल जाए, लेकिन उसे जरूरी नहीं है कि वो उसे कंप्लीटली क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। बीइंग एम्प्लॉयड इन वर्क गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। जब हम किसी काम में क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना, तो उसे हमें उस काम को करने से हमें हमारी वैल्यू समझ में आती है ना। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला, हमारी नजरों में हमारा कद क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। अब बच्चों, अगर मैंने अगर पूरे साल मेहनत की है और तुमने पूरे साल मेहनत की है और हम सब ने मिलकर के क्या की है, मेहनत की है किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और ऐसे में अगर तुम्हारे ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं तो ये बताओ मुझे खुशी होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया है, मैं भले कितना खुश हो जाऊं, लेकिन जब शाम को सोचूंगा कि क्या वाकई में जो बच्चों को एक खुशी मिली है, क्या उसमें मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन था, या मैं ऐसे ही फालतू में खुश हो रहा हूं बस। दुनिया से इंसान झूठ बोल सकता है, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकता ना। अपनी सच्चाई तो सबको पता रहती है कि नहीं रहती है, कि हाँ हमने मेहनत की है या नहीं की है। तो ये वही तो बोल रहा है कि जब हम किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी काम को करते हैं, तो वो हमें एक क्या देती है, सेल्फ वर्थ जनरेट करके देती है। क्या जनरेट करके देती है, सेल्फ वर्थ, कि यार हमारी भी कुछ क्या है, वैल्यू है ना। इस सोसाइटी में अगर हम क्या नहीं करते हैं, मतलब अगर हम कोई काम नहीं करते हैं तो उससे सोसाइटी को नेगेटिव देखने मिलता है, लेकिन अगर हम अपना थोड़ा भी कंट्रीब्यूट देते हैं तो सोसाइटी एटलीस्ट अगर बहुत अच्छी नहीं हो रही है तो बिगड़ने से बच रही है। यस और नो। तो ये चीज का क्या रहता है, ये चीज का एक अपने अंदर रहता है कि हाँ यार हमारा भी कोई कंट्री है, एंड इनेबल्स अस टू रिलेट आवरसेल्फ मीनिंगफुली विद अदर। और हम अपने आप को दूसरों से क्या कर सकते हैं, मीनिंगफुली क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। भाई देख, तू कमाता होगा, ज्यादा पैसा कमाता होगा, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी फ्री की खाते हैं, भले ही कम कमाते हैं लेकिन इज्जत से और ईमानदारी से कमाते हैं। यस और नो, इस तरह। लेकिन अभी तुम कमाते कुछ हो नहीं हो, कहीं पे तुम इन्वॉल्व होनी हो, है ना, कोई भी राह चलते में तो बेरोजगार है, इससे क्या बात करनी है, इसे क्या पता है, इसे आटे दाल का क्या भाव पता है होगा,
ये तो फ्री की तोड़ता है, अपने बाप के टुकड़ों पे पल रहा है, ऐसे लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो वही तो चीज बोल रहा है यहाँ पे कि जब हम किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, खासकर इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो उससे पैसा तो कमाते हैं नो डाउट, लेकिन हमारी सेल्फ वर्थ भी होती है भाई, एक इज्जत भी तो कोई चीज होती है ना अपनी नजरों में। बाकी दूसरों तो छोड़ दो, दूसरों की नजरों में ऐसे तो लोग तो किसी को भी गाली देंगे, है ना, लेकिन अपनी नजरों में भी तो क्या होनी चाहिए, अपनी वैल्यू होनी चाहिए ना। वो कभी ही होगी, वो कब होगी, जब तुम किसी एक्टिविटी में क्या रहोगे। अब तुम देखो, मान लिया एक इंसान जो सुबह उठता है 10-11 बजे, आराम से उठता है, ठीक है ना, आराम से फिर 1 घंटे 2 घंटे लगा करके वो ऐसा, हाँ, फिर वो फ्रेश होता है और फिर फोन लेके बैठ जाता है, नाश्ता सामने लग के आ गया, है ना, और फिर शाम को फिर एक नींद फिर ले ली, फिर 2 बजे तक उठा, है ना, फिर टाइम पास किया, और फिर क्या किया, फिर सो गया, खाना आ रहा है, नाश्ता आ रहा है, लाइफ चल रही है। मतलब फैला पड़ा है। तो अब बताओ तुम, उसकी नजरों में इसकी कुछ सेल्फ वर्थ होगी? हाँ, माने अगर कोई साल में एक मेहमान, कोई गेस्ट तुम्हारे यहाँ पे रिपीटेशन में 3 बार आ गया, है ना, चौथी बार तो वो भी बोल देगा जी ये बस ऐसे ही फैला पड़ा रहेगा तुम्हारे यहाँ पे, इसे कुछ करना नहीं होता क्या? मैं जब भी आते हैं, तो आपके फैमिली में बाकी 3 मेंबर हो रहे, वो कभी हमने घर पे नहीं देखे, इसे घर से कभी बाहर नहीं देखा। तो वो कह रहा है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, दूसरों से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, और खासकर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। एवरी वर्किंग पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। हर एक जो वर्किंग पर्सन होता है, खाली फोकट का इंसान नहीं, ठीक है ना, जो वर्किंग पर्सन होता है वो किसी ना किसी प्रकार से क्या करता है, नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है बाय एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसमें इन्वॉल्व होकर के, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होकर के वो कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम को बढ़ाने का काम करता है। वी वर्क नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ, हम खाली अपने लिए भी काम नहीं करते हैं, बट ऑल्सो फॉर दोज हु डिपेंड्स ऑन अस, लेकिन उनके लिए भी हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड रहते हैं, लाइक आवर फैमिली, ठीक है ना। इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ, कई बार बोलते हैं ना, ऐसे सुना होगा तुमने अपने पापा के मुंह से, अबे मैं किसके लिए कर रहा हूँ सब, मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, है ना, ये सुबह से लेके, तुम बोला कि पापा अरे थोड़ा इतना रेस्ट तो कर लिया करो, सुबह से लेके शाम तक खाना भी ढंग से नहीं खाते हो, ये नहीं, तो वो हमेशा ये बोलते हैं, अबे मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे क्या है ना, तो मैं तुम सबके लिए तो कर रहा हूँ। हाँ जी, वैसा वैसा होता ना, तुम बोले अरे पापा क्या है, फटे हुए जूते पहने हैं आपने कभी से, कभी तू नई ले लेकर, चलो मैं दिलवा, अरे नई नई चाहिए मेरे को, तो मैं तो ठीक है, यही ठीक है ना, मुझे क्या करना है, मेरे को क्या किसको दिखाना है, मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तो वैसा। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि कई बार हम अपने लिए काम नहीं करते, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, और इससे इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इससे भी हमें एक क्या मिलता है कि भाई हाँ, एक ऐसी हमारे अंदर एक फीलिंग जनरेट होती है कि हाँ हमने भी कुछ क्या किया है, अचीव किया है। से सुनो, होता है ना, माँ बाप का सपना होता है कि भाई हमने अपने बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, तो उन्हें अंदर से उनको एक ऐसा लगता है कि हमने तो कोई कुछ तो क्या किया, कोई टारगेट क्या किया है, अचीव किया है, ठीक है ना, तो वो चीज है। तो इससे क्या मिलती है, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, जो क्लास में बदतमीजी कर रहा है वो बाहर जा सकता है, ठीक है। अगर नहीं समझना चैप्टर, तो जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं उन्हें पढ़ने दो, बाकी बाहर चले जाओ, क्योंकि अब मैं ये तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि जितना मेरे को, अब ना तुम ये इस चीज का डर नहीं है कि तुम फेल हो जाओगे, जितना पढ़ाया मैंने उसमें बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। अब जो बच्चे इधर आ रहे हैं ना, वो टाइम फूटी करने के लिए नहीं आ रहे, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है, मैं चाहता हूँ छुट्टी भी कर सकता था, ठीक है ना। जो बच्चे अब आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए ही आ रहे हैं। अब जिनको ये आके भी ये समझा नहीं ना कि हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है। अब जाना चाहे तो जा सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि फेल होने का कोई डर नहीं है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट उनके टाइम की वैल्यू करो जो पढ़ने के लिए आए हैं। मैं क्या कह रहा हूं, तो इससे एक सेंस मिलती है हमें किसकी, अकम्प्लिशमेंट की, व्हेन वी वर्क टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, कि जब हम अपनी फैमिली के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, तो इससे क्या रहता है, एक हमारे को एक अचीवमेंट की फीलिंग रहती है, ठीक है ना।
अभी बच्चों, जब फर्स्ट टाइम मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी जिंदगी में मतलब ठीक है, इनकम ठीक ठाक हो जाती है, बहुत अच्छे लेवल की हो जाती है, मतलब इतना लोग तरसते हैं उतनी इनकम को करने के लिए, उतनी हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक जो चीज रहती है ना, कि मेरी पहली इनकम जो थी वो 1200 रुपये थी। कितनी? 1200 रुपये एक महीने की। और उसके बाद मैंने कितना भी पैसा कमाया हो, कितना भी पैसा कमाया होगा, लेकिन जो सुकून वो 1200 कमाने में था ना, आज उतना मजा नहीं है। और वो 1200 में कि अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे पता है कि 1200 में कुछ नहीं आता, लेकिन वो फीलिंग क्या रहती है, अलग रहती है, कि जहाँ पे उस जब मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना चालू की, और हर दिन मुझे ये रहता था कि वो एक महीने के बाद वो कब मेरे पास वो इनकम आएगी, और उसमें मैं मतलब क्या क्या तो मतलब ये रहता था क्या क्या तो कर जाऊं। बात समझ में आ रही? तो वो हर दिन ये रहता था कि यार ये लेना है, उसमें ये लेना है, ये लेना है, घर वालों के लिए, इसके लिए ये लेंगे, इसके लिए ये लेंगे, तो वो पहला वो रहता है, ठीक है ना। तो ये वही कह रहा है यहाँ पे कि इससे जब हम दूसरों के लिए क्या करते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, तो इससे ये रहता है कि हमें, कि हमने भी भाई कुछ उखाड़ा है, कुछ झंडे गाड़े, कुछ अचीव किया है, वैसा। द स्टडी ऑफ वर्किंग पीपल गिव्स अस इनसाइट्स। इस चैप्टर में जब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर हमें क्या देगा, एक इनसाइट देगा, मतलब एक नजरिया देगा, या इससे हमें कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे, क्लू मिलेंगे इनटू द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश के अंदर किस टाइप के लोग हैं, और वो कितने क्वालिटी वाले हैं, है ना। क्वालिटी वाले मतलब उनके अंदर ह्यूमन कैपिटल है या नहीं, या खाली क्वांटिटी क्वांटिटी है। आज के टाइम में क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी क्या है, कम है। दरअसल क्वालिटी प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी वाले लोगों को क्वांटिटी वाले लोग समझना भी नहीं चाहते, और ठीक है, जितने लोग समझेंगे सही है, नहीं समझेंगे तो भी सही है, खैर। तो वो कह रहे हैं कि इससे हमें एक इंसाइट मिलेगा इनटू द क्वालिटी एंड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कितनी क्वालिटी है और कितना मतलब क्या नेचर है एम्प्लॉयमेंट का इन आवर कंट्री, एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग आवर ह्यूमन रिसोर्स, ताकि हम फर्दर क्या कर सके, प्लानिंग कर सके। अगर नेचर, नेचर कैसा हो सकता है कि लोग प्रोफेशन में है, लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई किसी टाइप की क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, ठीक है ना, या ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग के काम में इन्वॉल्व है, तो इस ये तो नेचर पता चलेगा कि ज्यादा जो जनता है या जो अलग अलग लोग हैं वो किस किस नेचर की एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, और उनकी क्वालिटी क्या है, कि जिसमें भी वो इन्वॉल्व है, एंगेज है, वहां पे वो कितने क्या है, कितने डेवलप्ड है, कितने स्किल्ड है, इसके बारे में पता चलेगा। ताकि अगर हम भारत में इसके बारे में पढ़े, इन सारी चीजों के बारे में पढ़े, ताकि आगे फर्दर प्लानिंग करने में हमारे को क्या मिल जाए, हेल्प मिल जाए, कि भाई हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स को आगे कैसे प्लान करना है, और हमें यहाँ पे कितने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको खोलने की जरूरत है, और ज्यादा उन्हें डेवलप करने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलेगी, ठीक है ना, ताकि हम बेहतर आने वाले फ्यूचर के लिए क्या कर पाए, अच्छे से पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर पाए। It helps in analyzing the contribution made by different industries and sector towards national income। इससे साथ में ये भी पता चलेगा कि किस इंडस्ट्री का और किस सेक्टर का नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी का क्या है, और टर्शरी का क्या कंट्रीब्यूशन है, और उन सेक्टर में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों, इधर पिछले चैप्टर में पढ़ गए थे, जब मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहा था आपको पिछले से पिछले वाले में, तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर में हॉर्टिकल्चर अपने आप में क्या हो गया, एक सब सेक्टर हो गया, क्या हो गया, सब सेक्टर। तो उसका 1/3 क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, क्या रहता है, 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग सेक्टर के बारे में, अलग अलग उसके बारे में, जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू एड्रेस मैनी सोशल इश्यूज। इससे कई सारे जो सोशल इश्यूज है, हमारे जो सोसाइटी के जो मुद्दे हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे, सच एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा। जैसे कहीं अब मैं कल भी देख रहा था बच्चों कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि जैसे अभी शादी ब्याह का जो सीजन है, तो वो जो शादी ब्याह में मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था देख करके कि इतने पिद्दी पिद्दी से बच्चे, वो लाइटिंग वगैरह होती है ना, लाइटिंग वगैरह,
हाँ छतरी वगैरह वो लेते हैं, वो बच्चे वो लेके जा रहे थे, छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी से बच्चे। तो जब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की स्टडी करेंगे कि भारत में कितने लोग वर्किंग है, किस नेचर के हैं, क्या क्वालिटी वाले हैं, तो इससे कुछ जो सामाजिक मुद्दे हैं हम उन पे भी बात कर पाएंगे, उन पे भी चर्चा कर पाएंगे, जैसे कि चाइल्ड लेबर, या जो हमारे यहाँ पे जो छोटे जो लोग होते हैं, जो जिनकी बहुत ज्यादा इनकम नहीं है, या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जिनको बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाए हैं, उनका लोग कैसे एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और उनके लिए हमें क्या पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, तो ये सारी चीजों के बारे में हमें पता चलेगा, है ना। इस चैप्टर का कोई भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले, जैसे अगली हेडिंग लिखी है मीनिंग ऑफ वर्कर, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि वर्कर का मीनिंग यहाँ पे जस्ट वो नहीं है कि वर्कर ये वर्कर है। वर्कर का मतलब कोई भी बंदा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उसे वर्कर बोला। मतलब अगर डॉक्टर भी है ना, तो डॉक्टर को भी इकोनॉमिक्स में क्या बोला है, वर्कर बोला है, क्योंकि वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और सारे बच्चों को पता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 3 टाइप की होती है, एक तो बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। 11th क्लास में पढ़ते हैं ना बिजनेस में, एक तो या तो बिजनेस कर सकते हैं हम, या प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉयमेंट में यानी कि जॉब कर सकते हैं, ठीक है ना। खैर वो तो बाद में करेंगे, मीनिंग ऑफ वर्कर भी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। फिलहाल ये इंट्रोडक्शन में देखो, इसमें कुछ पूछना हो तो आपको एक बार पूछ लीजिए। बोलो, ये समझ में आता है आपको बच्चों? आगे चल सकते हैं क्या? चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ वर्कर। अब वर्कर इज एन इंडिविजुअल। कौन होता है वर्कर? वर्कर वो इंडिविजुअल होता है हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, इन वट एवर कैपेसिटी, कैपेसिटी कुछ भी हो, वेदर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेदर वो जॉब करता हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, कोई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या किसी भी प्रकार की सर्विस देता हो, हर एक बंदा कौन है? वर्कर, किसी भी कैपेसिटी में जो काम करता है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप तुम फ्री फंड में अपने घर पे काम कर रहे हो, कह रहे हम भी वर्कर है, नहीं भैया, तुम वर्कर नहीं हो, बिकॉज तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तुम्हें उसका कोई पैसा नहीं मिलता है, ठीक है ना। अब वो जो आप पैसा कमाते हो, चाहे भले ज्यादा कमाते हो चाहे कम कम, आमतौर पर बच्चे सोचते हैं कि जो ऐसे लेबर टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं वर्कर। क्या बोलते हैं? वर्कर। नॉर्मल वो बिहेवियर में बोल देते हैं, किसमें बोल देते हैं कि भाई ये वर्कर है, हमारे यहाँ पे वर्कर है। लेकिन इकोनॉमिक्स में वर्कर उसे बोला जा रहा है जो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो पैसा ज्यादा कमाता हो चाहे कम कमाता हो, क्या करने के लिए? अपनी जीविका को चलाने के लिए। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट पीपल हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर आर वर्कर्स। आमतौर पर ऐसा बोला जाता है कि जो दूसरों के यहाँ पे काम करता है ना, उसे क्या बोला जाता है? वर्कर बोला जाता है। हाउएवर दिस इज नॉट सो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वर्कर्स इंक्लूड पीपल हु आर पेड बाय एम्प्लॉयर एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। कह रहे कि वर्कर में वो भी आएंगे जो किसी के यहाँ पे काम करते हैं और उनको पैसा मिलता बदले में, लेकिन जो खुद अपने यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपने मतलब अपना ही कोई तो वेंचर चलाते हैं, वो भी कौन है? वर्कर। बच्चों यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो चेंज किया था, वो नोट्स में आपने बताया था कि वो उसमें डार्क आ रहा था, दैट्स व्हाई थोड़ा सा इसे लाइट किया था ताकि उसमें प्रिंटिंग में वो सही आए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, मैनेजर्स, लेबरर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एक्सेट्रा, ये सब कौन है? प्रोफेसर भी कौन है? वर्कर है।
इकोनॉमिक्स ऐसा बोल रही है क्योंकि वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। It also includes those people who remain temporarily absent from work due to illness, injury, or other physical disability, bad weather, festivals, social or religious functions। क्या बोल रहे हैं वर्कर में वो लोग भी आएंगे जो अपने जो काम उनका होता है उससे वो टेम्परेरी छुट्टी लिए होते हैं। वो भी कौन है? वो एग्जाम में बस यही पूछेगा आपको, आपको यही नहीं पूछेगा कि वर्कर कौन होता है, आपको ये पूछेगा कि एक बंदा है, वो पूरी केस स्टडी बनाएगा कि एक बंदा है ऐसे ऐसे यहाँ पे वो वर्क करता है, ये उसकी कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, रिमोट एरिया में है, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रही है, वो सारी कहानी बता करके, और ये बोलेगा कि अभी वो क्या चल रहा है, बीमार चल रहा है या कुछ फेस्टिवल्स है या वो किसी काम में इन्वॉल्व है तो उसने टेम्परेरी क्या ली हुई है, छुट्टी ली हुई है, कहाँ से? अपने ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। तो अब बताओ वो वर्कर है या नहीं है? तो वो वर्कर है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी टेम्परेरी क्या नहीं कर रहा है, किन्हीं कारण की वजह से वो क्या नहीं कर रहा है, काम पे नहीं जा रहा। अब माने अगर मैं आपकी 5 दिन छुट्टी कर दूं तो इसका मतलब मैं बेरोजगार कोई हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही ना? वो तो टेम्परेरी किसी रीजन से क्या हो सकती है, छुट्टी हो सकती है, शायद आपको कहीं जाना हो, शायद मुझे कहीं जाना हो, ठीक है ना, तो वो रह सकता है। तो वो बोल रहे हैं कि इसमें वो लोग भी आते हैं जो टेम्परेरी एब्सेंट रहते हैं फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, इंजरी, इलनेस बोले तो इंजरी, कोई चोट लग गई हो, अदर फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है ना, बैड वेदर, बारिश आ रही है हमने छुट्टी कर दी, है ना। अभी अभी ऐसा कोई ना है कि अब वो होगा कि भाई अब तो क्या हुआ कि वो वर्कर नहीं रहा, कि जो भी लोग अपने काम पे जा रहे थे वो काम पे नहीं जा पाए यार, तो इसका मतलब वो वर्कर नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फेस्टिवल्स की वजह से छुट्टी है या कोई भी सोशल और रिलीजियस फंक्शन है, ठीक है ना, और सम अदर रीजन, या और भी कोई क्या रह सकता है, रीजन हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर्स की। अभी जो वर्कर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के वर्कर्स होते हैं बच्चों, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और एक हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन? जो खुद अपना वेंचर चलाते हैं, खुद कुछ कुछ तो अपने क्या करते हैं, अपना ही, किसी के यहाँ पे काम नहीं करते हैं, अपने ऑपरेशंस वो चलाते हैं, बिल्कुल। और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर कौन? हाँ, जो जॉब करते हैं, जो कहीं पे किसी के लिए काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयर के लिए। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, बदले में उन्हें क्या मिलती है, रेम्युनरेशन मिलती है। क्या मिलती है? रेम्युनरेशन। अभी जो बच्चों हायर्ड वर्कर होते हैं भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं, वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। दीज आर दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। ये वो वर्कर होते हैं जो खुद के बिजनेस में लगे हुए होते हैं या खुद का कोई तो क्या चलाते हैं, प्रोफेशन चलाते हैं। अब तुम देखोगे जब हम एक उसमें पढ़ते थे, बिजनेस स्टडीज में पढ़ते थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 टाइप की होती है, एक तो बिजनेस, एक प्रोफेशन और एक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे तुम बोलोगे यहाँ पे तो वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व रहते हैं उसने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया। हाँ तो ठीक है ना, उसने सेल्फ एम्प्लॉयड में किसको ले लिया, बिजनेस वालों को भी ले लिया और प्रोफेशन वालों को भी ले लिया, और जो हायर्ड वर्कर है वो सब किस, वो कौन है, वो एम्प्लॉयमेंट वाले आ गए। कौन आ गए? वो तो बस कैटेगराइजेशन का फर्क है। उधर बिजनेस में जब पढ़ाते हैं तो 3 टाइप में उन्हें क्या किया, क्लासिफाई किया। कर तो इधर भी सकते थे, चाहे तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि सेल्फ एम्प्लॉयड में दोनों को ही बोल दे, क्योंकि एक हद तक सही भी है, क्योंकि कोई बंदा खुद का ऑफिस चला रहा है तो वो प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है। और कोई बंदा क्या कर रहा है, कोई ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है ना, खुद की उसने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा के रखी है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है ना। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड तो है लेकिन किस कैटेगरी में, बिजनेस वाली कैटेगरी में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो हो सकते हैं वो बिजनेस की कैटेगरी में भी हो सकते हैं और प्रोफेशन की कैटेगरी में भी हो सकते हैं। दे ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज, ये मालिक होते हैं और उसको चलाते हैं। किसको चलाते हैं? एक एंटरप्राइज को, माने एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी जीविका को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज फार्म, जॉब कर रहा है। हाँ, अरे दीदी इतना भावनाओं में खो गई, ठीक है ना। अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज फार्म, एक फार्मर अपने क्या कर रहा है, अपने फार्म पे, अपनी लैंड पे, अपने फील्ड में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वो कोई, वो हायर्ड वर्कर कोई ना है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कौन है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। अच्छा, एन एंटरप्रेन्योर वर्किंग इन हिज फैक्ट्री, वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक, एक डॉक्टर क्या कर रहा है, क्लिनिक रन कर रहा है। मैंने यहाँ पे किसके भी एग्जांपल दिए आपको, बिजनेस वाले भी एग्जांपल दिए और प्रोफेशन वाला भी एग्जांपल दिया। बात समझ में आ रही है? तो ये सब कौन है? ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है। कौन है? सेल्फ, इकोनॉमिक्स ऐसा बोल रही है। अब ऐसा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, डॉक्टर कौन है, वर्कर है,
थोड़ा सुनने में आपको बिहेवियर में ऐसा अजीब लगता होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ये बोल रही है कि जो भी बंदा किसी भी कैपेसिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हर एक वो बंदा कौन है? वर्कर है। बात करते हैं हायर्ड वर्कर्स की। दे आर दोज वर्कर हु वर्क फॉर अदर्स। ये वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। दूसरे कौन? एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? दे रेंडर देयर सर्विसेज, ये अपनी सर्विसेज देते हैं टू अदर्स, दूसरों को, एंड एज अ रिवॉर्ड गेट वेजेस एंड सैलरीज, और बदले में क्या मिलती है? वेजेस मिलती है और सैलरीज मिलती है। और इसी से बच्चों एक नया कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है यहाँ पे अराइज हो जाता है कि वेजेस किसे मिलती है और सैलरीज किसे मिलती है। जिन्हें मिलती है वो ही हायर्ड वर्कर के टाइप होते हैं। वेजेस मिलती है टेम्परेरी, जो हमारे कौन होते हैं? वर्कर होते हैं, है ना, जो डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं, जिनको प्रॉपरली बोलते हैं कैजुअल वर्कर्स। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते कैजुअल वर्कर्स? आज है काम तो आज बुला लिया, कल नहीं है काम तो नहीं बुलाएंगे। वो बोलेंगे साहब जी कुछ काम करना है क्या, आज कुछ है क्या एक्स्ट्रा कुछ काम करने का? बोले नहीं आज कुछ नहीं है काम, फिर वो कहीं और जाके देखेंगे अपना। उनकी ऐसे कोई परमानेंट जॉब नहीं होती। लेकिन कुछ ये स्टाफ हमारा ऐसा होता है जो परमानेंट हमारे यहाँ पे क्या करता है? हाँ, वो जॉब करते हैं यहाँ पे, तो वे हमारे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। कौन से? तो वही अच्छा, जो वेजेस मिलती है वो कैजुअल वर्कर्स को मिलती है। किसको मिलती है? कैजुअल। और जो सैलरीज मिलती है वो परमानेंट स्टाफ को मिलती है, जो रेगुलर सैलरीड स्टाफ है। ठीक है ना? चलो, वेजेस में भी पेड इन कैश और काइंड। बच्चों जो वेजेस होती है वो कैश में भी दी जा सकती है और काइंड में भी। सैलरी अक्सर काइंड में नहीं होती। सैलरी वालों को थोड़ा दूसरे तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, अभी बताता हूँ, हालांकि मैंने पढ़ाया है आपको बिजनेस में। काइंड का मतलब होता है अदर देन कैश। जैसे जो कैजुअल लेबर होते हैं, है ना, अब जैसे अभी उसका गेहूं की कटाई का सीजन चलेगा बच्चों, तो जो वर्कर्स जो काम करते हैं वो कैजुअल वर्कर है, क्योंकि ऐसा गेहूं की कटाई साल के साल तो होती नहीं है, किसी 1 या 1.5 महीने में होती है। ठीक है ना? तो अब उसमें ना कुछ वर्कर्स को तो क्या मिल जाता है? पैसा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कुछ वर्कर खुद ही मना कर देते जी पैसा मत देना, क्या ही दे देना, गेहूं ही दे देना, वीट दे देना हमारे को, तो कैश के अलावा कुछ और दे देना। तो वो होता है काइंड। क्या होता है? काइंड। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे वही तो बोल रहा हूँ लाला, अभी बात तो पूरी कहाँ हुई है मेरी, अभी बोल के तो निपटा हूं मैं। मैं कह रहा हूँ कि जो परमानेंट होते हैं, जो परमानेंट स्टाफ होता है हमारा, उनको जो मेजरली तो मिलती है उनको सैलरी किसमें? कैश में। लेकिन काइंड में उन्हें ऐसे नहीं मिलती है। अच्छा तूने काम किया, चल गेहूं ले जाना, है ना, हमारे इधर ऐसे ऐसे काम नहीं होते। ठीक है ना? थोड़े मतलब उसमें थोड़ा ना दिखावे की दुनिया है। किसकी दुनिया है? तो उसमें क्या है, तेरे को कैप फैसिलिटी दे दी, क्या दे दी, तो अब वो सब जुड़ता तो उसकी किस में ही है? सैलरी में। सारे बच्चों को पता है उसकी जो सीटीसी होती है कंपनी की, कॉस्ट टू कंपनी होती है, उसमें जुड़ती है। और ये जो जो फैसिलिटीज है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उसके बच्चे की एजुकेशन करा दी, ठीक है ना, और उसको हेल्थ फैसिलिटीज दे दी, हाँ बोलो ना, बाकी उसको कोई तो लाउंज का एक्सेस दे दिया उसे कोई, ठीक है ना, कोई उसे ट्रिप दे दी। तो ये सब किस में आते हैं? पर्क्स में आते हैं। किस में आते हैं? पर्क्स में आते हैं। इसको बोलते हैं परक्विजिट्स। क्या बोलते हैं? तो ये अदर देन कैश ही तो होते हैं ना, फैसिलिटी होती है और उसकी सैलरी में जुड़ती हुई, सीटीसी में जुड़ती भी है। तो उसको ऐसे नहीं चल तू गेहूं ले जा, चावल ले जा, ऐसे नहीं, उसको ये फालतू की ऐसी चीजें देते हैं ऐसे। ठीक है ना? हाँ, उसे किसी उसका पास वगैरह दे दिया, है ना, किसी क्लब का, किसी बार का। सैटरडे संडे लोगों को यही रहता है, आईटी वालों को तो यही रहता है। ठीक है ना? तो ये चीज है। तो वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एक एग्जाम्पल किसका दे रहा है? हायर्ड वर्कर का एग्जाम्पल दे रहा है। किसका दे रहा है? हायर्ड वर्कर का। अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, तो वो कौन है? हायर्ड वर्कर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है? हायर्ड वर्कर है, बिकॉज वो स्कूल में काम करता है और स्कूल की मैनेजमेंट उसे क्या देती है? सैलरी देती है। ठीक है ना? फर्दर हायर्ड वर्कर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कैजुअल वर्कर्स एंड द सेकंड वन इज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। मुझे बताओ, देखो अगर मैं प्रॉपर बताऊं ना, बहुत अच्छे से अभी तक का फ्लो बताऊं, इसमें भले ही इस चैप्टर में लिखा हो नहीं लिखा हो, ह्यूमन एक्टिविटी होती है। क्या होती है? ह्यूमन एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन। नॉन इकोनॉमिक इस चैप्टर में नहीं पढ़ाई जा रही है, हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व रहता है उसे बोलते हैं वर्कर। वर्कर 2 टाइप के हो सकते हैं, हालांकि हो तो 3 टाइप के सकते हैं, लेकिन उन्होंने 2 कैटेगरी को एक में डाला है। पहला सेल्फ एम्प्लॉयड, दूसरा हायर्ड। फिर जो हायर्ड है, हायर्ड भी 2 टाइप के होते हैं, एक कैजुअल वर्कर और दूसरा रेगुलर सैलरीड वर्कर्स या एम्प्लॉइज। ठीक है ना? अब बात करते हैं बच्चों किसकी? कैजुअल वर्कर्स की। पहला बुलेट पढ़ना, अदिति आप पढ़ना।
दीज आर द डेली वेजर्स। मानवी इसका मीनिंग क्या है? हाँ, जो डेली डेली काम करते हैं और शाम को उन्हें क्या मिल जाती है? वेजेस मिल जाती है। नेक्स्ट अद्विका आप पढ़ो। एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉयर्स। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स ऑन रेगुलर बेसिस। खुशी इसका मीनिंग क्या है? जब काम होता है तभी इनको बुला लेते हैं, ठीक है ना। क्यों जान साहब, मान लिया आज गाड़ी उतरनी है, अनलोड होनी है, ठीक है ना, तो ये आएंगे, या इनको ऐसे सर पे बिठा के रखो डेली का डेली, हैंड टू हैंड बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो? तो मुझे बताओ, ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज आपके यहाँ पे जो काम करते हैं ज्यादातर, या अच्छा आपके यहाँ पे कोई रेगुलर सैलरीड भी होगा, एक आध बंदा कोई रेगुलर सैलरीड भी होगा, 3 बंदे हैं वो रेगुलर सैलरीड है, ठीक है ना। उनको आपको परमानेंट, उनको क्या देते हो आप? सैलरी देते हो, है ना, उनको महीने की देते हो सैलरी। लेकिन वो जो कभी कभी जब भी गाड़ी अनलोड होनी होती है, तो वो कौन हो गए? वो डेली वेजर्स हो गए। काम की रिक्वायरमेंट है तो बुलाएंगे, नहीं है तो नहीं, उन्हें परमानेंट बेसिस पे नहीं रखते। नेक्स्ट पढ़ो जी आप ग्रंथ। जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब ये बताऊंगा नहीं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स क्या होते हैं। मैक्रो में पढ़ाए थे आपको, जब मैं सीओई पढ़ा रहा था वहां पे। एग्जाम्पल के तौर बता दो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कौन कौन होते हैं। जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गई आपकी, ग्रेचुटी हो गई, या कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये सब। अच्छा मुझे बताओ, जो कैजुअल वर्कर होते हैं उन्हें इस तरह की चीजें मिलती है? ओ भाई, 2 कट्टे उतारे ना तूने, इतने तो पैसे ले जा, बाकी तेरा पीएफ का पैसा हमने जमा करा दिया। वो बोलेगा मेरे को नहीं समझता पीएफ बीएफ क्या है, तुम जमा कराते रहना, मुझे तो पहले पूरे पैसे दो, जहां फिर जमा कराने वहां जमा करा देना। इन्हें नहीं समझता पीएफ क्या होता है। इसे बोल रहे तू एक काम कर कि अभी तूने 100 कट्टे उतारे ना, और एक कट्टा उसको अनलोड करने के लिए तूने 2 रुपए लिए, कितने लगते हैं? 2 ही लगते हैं, चलो तुक्का फिट बैठ गया। तो 200 रुपए हुए, तो एक काम करने का, तेरे को 150 तो अभी लेके जा, बाकी तेरे को जब तू रिटायर होगा ना रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी। इनको इस तरह के बेनिफिट नहीं मिलते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इनको नहीं मिलते। जबकि किसको मिलते हैं? जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है ना। अच्छा होते कौन है? दीज आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर। ये अपने एम्प्लॉयर की परमानेंट पेरोल पे होते हैं। पेरोल मतलब सैलरी, परमानेंट सैलरी पे होते हैं। पेरोल बताया था ना आपको, पेरोल शीट पे पेरोल लिखा जाता है। पेरोल पे खाली सैलरी भी नहीं बोल सकते हम पेरोल को। सैलरी से मेरा मतलब है ओवरऑल कॉम्पनसेशन, ओवरऑल कॉम्पनसेशन। पेरोल में जो भी हम दे रहे हैं, जो भी हम सारी चीजें दे रहे हैं, उन सबका टोटल करके वो होता है पेरोल। और इस सारी चीज को किस पे लिखा जाता है? पेरोल शीट पर लिखा जाता है। इतनी बेसिक सैलरी, उसमें ये अलाउंस, ये ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये फूड अलाउंस है, ये एजुकेशन अलाउंस है, ये हाउस रेंट अलाउंस है, ये कैब फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये आपको इतने के लाउंज का एक्सेस मिला है ना, इतना पैसा पीएफ में जाएगा, ये ग्रेचुटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, इतना आपका हमने इंश्योरेंस लिया है। देयर आर सो मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द पेरोल and the overall amount is considered as the payroll which is written on the payroll sheet, ठीक है ना। तो ये कंपनी के परमानेंट पेरोल पे होते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयर की जो मालिक होता है वो उन्हें परमानेंट सैलरी देता है। दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन, ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड। वो कह रहे हैं कि इन्हें सारे सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पीएफ मिलता है, ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी एक स्पेसिफाइड नंबर तक आप क्या करते हो, नंबर ऑफ ईयर तक सर्व करते हो तब मिलती है, ठीक है ना। प्रोविडेंट वगैरह, प्रोविडेंट फंड वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट देखना क्या लिखा है नोट में। इट इज ऑफन फाउंड दैट कैजुअल वर्कर्स आर अनस्किल्ड वर्कर्स लाइक अ वर्कर वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। A regular salaried employee, on the other hand, is usually skilled, like an engineer working in a factory. मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, हाँ तो बता दो। तो भैया कैजुअल वर्कर है मतलब, जो कैजुअल वर्कर होता है अनस्किल्ड होगा ही होगा। एक वर्ड लिखा है रहा, ओपन। अक्सर, ज्यादातर, ज्यादातर जो कैजुअल वर्कर होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्किल्ड होते हैं। स्किल्ड होते तो फिर कहीं किसी अच्छी कंपनी में कोई अच्छी लेवल की पोजीशन पे होती, ठीक है ना। लाइक अ वर्कर वर्किंग एट कंस्ट्रक्शन साइट। तुम उसे बोलो भाई देखना ये मेरे इधर सोशल मीडिया में कुछ तो वो अकाउंट हैक हो गया, थोड़ा इसे वो कर देना मेरे को, मतलब क्या बोलते हैं, रीस्टोर करा देना। जो तुम्हारे यहाँ ने कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई काम कर रहा है कोई बंदा, तुम उसे बोलो मेरा अकाउंट हैक हो गया, थोड़ा अपनी स्किल्स लगा करके इसे रीस्टोर करा देना,
बोलेगा ओ भाई काय मजाक ले रहा है मेरी, ठीक है ना। ऐसा होता तो फिर मैं आज तेरे यहीं पे इधर फैक्ट्री पे इधर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता क्या, ठीक है ना। बिल्कुल वो आम नोर नहीं नहीं वही यही बोलते हैं, स्टेटमेंट उसने वही बोला, वो कहता है भाई मैं बैंक का मैनेजर होता फिर तो, ऐसे बोलते लोग, ठीक है ना। वो बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है अ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं इज यूजुअली, जरूरी नहीं है, हाँ जरूरी नहीं कि सारे सारे ही क्या हो स्किल्ड हो, उनमें भी आधे लोग तो वाहियात होते हैं। मैं नहीं सही बता रहा हूँ आपको, एक से एक सैंपल होते हैं, जब पढ़ के नहीं जाते तो फिर क्या होता है, सैंपल इकट्ठे होते हैं वो वहां पे, ठीक है ना। लेकिन अक्सर क्या होते हैं, अक्सर क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे ही पढ़े लिखे हो, ठीक है ना। लाइक एन इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, तो वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है, और अक्सर उनसे ऐसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो पढ़े लिखे ही होंगे। वो बात अलग है कि उसने अपने पढ़ाई लिखाई के टाइम में कितने गुल खिलाए थे। आगे नेक्स्ट है बच्चों, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के, जहां पे हमने वर्कर्स के बारे में पढ़ा, वो कितने टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं नंबर्स की, डेटा की, ठीक है ना। और ये डेटा आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो फिर तो घूम जाओगे, और ना ही आप वहां पे कुछ कंक्लूजन निकाल सकते। लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छे से जो डेटा है उसे अरेंज करके, और मैं नीचे कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस जस्ट आपको ये इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। और नीचे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आंसर भी मैंने लिखे हैं वहां पे, लेकिन आप खुद ही बता दोगे ये डिस्कस करने के बाद। ध्यान से सुनना, ये वर्कर्स का डेटा है, किसका, 11-12 का, मतलब कितने वो डेली वेजर्स है हमारे यहाँ पे। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। वर्कर्स वो नहीं, वो जो डेली वेजर्स है सब, जो किसी ना किसी, खाली वर्क भी मत बोलो, क्योंकि वर्क तो नॉन इकोनॉमिक भी होता है, जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब ध्यान से सुनना, 11-12 का डेटा ये बोलता है कि रूरल एरिया में 355 मिलियन लोग वर्क करते हैं। 355 मिलियन, 355 मिलियन का मतलब होता है 35.5 करोड़। कितने करोड़, 35.5 करोड़। बात समझ में आ रही है। अच्छा, उनमें से 355 मिलियन में मेल कितने थे, 67%। कितने परसेंट, 67%। और फीमेल कितनी थी, 33%। पहला सवाल तो यही, पहला सवाल तो यही कि ये इधर इतना भेदभाव कहाँ है ऐसा। जब हमारे पास आंकड़े होंगे, नंबर्स होंगे, तो उसी के बेस पे तो बात करेंगे ना। सवाल तो और भी है, और भी अराइज होंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि ये इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, ये मेल का नंबर 67% और फीमेल का 33% क्यों है, ये इतना गैप क्यों है दोनों में। बिकॉज हमारे यहाँ से आंसर निकल के आता है, हमारी जो सोसाइटी है वो जेंडर बाइस्ड है। क्या है, जेंडर बाइस्ड है। मेल की एजुकेशन को तो प्रमोट किया जाता था, अब तो, अब तो बोला ना, अब तो भैया लड़के तो वो मंडल अध्यक्ष और माचिस अध्यक्ष बने फिर रहे हैं सारे गली मोहल्ले में। अब तो भैया लड़कियों ने कमान संभाली है, ठीक है ना, लड़कों के तो बस की रहानियां पढ़ना। तो कह रहे हैं कि उस, लेकिन उस टाइम की बात कर रहे हैं 11-12 की। अभी ये जो दरअसल क्या हुआ ना, कि पिछले 5-7 सालों में बहुत हालत खराब हुई है। और नहीं, ए कोरोना, ठीक है ना, पिछले 5-7 सालों में लड़कों ने तो पढ़ना छोड़ दिया, अब लड़कियों ने पढ़ना क्या किया, चालू किया, ठीक है ना। पहले बड़ी मिन्नतें की जाती थी कि लड़की की पढ़ाई हो जाए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब घर वाले लड़की की पढ़ाई करवाने के लिए तैयार है, लड़के को घर से बाहर भेजने के लिए, क्योंकि पता है ना गुल खिलाएगा बाहर जाके, तो वैसा। हाँ जी, तो रूरल एरिया में कितने लोग थे, 355 मिलियन लोग थे जो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जिनमें से कि 67% मेल और बाकी 33% फीमेल। अब क्या है कि अभी करंट की बात तो करेंगे, 11-12 की बात करेंगे, ठीक है ना। करंट सिनेरियो को छोड़ देते, क्या है क्या नहीं है। इससे पता पड़ता है कि हमारी सोसाइटी क्या है, जेंडर बाइज है, जहां पे ज्यादा एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है मेल की, और फीमेल की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता। और इससे क्या बात निकल के आती है कि फीमेल का जो परसेंटेज है एम्प्लॉयमेंट का, वो कम इसलिए बिकॉज फीमेल्स के अपने खुद के डिसीजंस नहीं होते, उन्हें किसी के डिसीजन के ऊपर डिपेंड रहना होता है। और वो कौन होते हैं, वो फैमिली मेंबर्स उनके डिसीजन लेते हैं। उनको इतनी आज़ादी नहीं होती, इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, कि उन्हें कहीं इवन बाहर जाने की भी क्या नहीं होती है, परमिशन नहीं होती है। क्या नहीं होती है, बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, कि वो बाहर जाकर के किसी दूसरे सिटी में कोई अगर उन्हें जॉब मिल जाए तो वो कर ले, ठीक है ना। और बच्चों मैं ये आपको बिल्कुल, आज भी ये सोच कहीं कहीं हद तक, काफी हद तक है,
काफी हद तक है। और ऐसे नहीं, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज में भी है कि चलो ठीक है पढ़ा लिखा देंगे, लेकिन ठीक है अब जैसे क्या हुआ थोड़ा एक मार्केट में फिलहाल अगर करंट की बात करूँ तो उसमें ये भी है कि ठीक है अगर कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब मिलती होगी तो ठीक है, लेकिन बाहर हम नहीं भेजेंगे, तो वैसा भी रहता है। अब चाहे उसमें वो फीमेल की मर्जी हो या ना हो, लेकिन उसकी मर्जी होने का और ना होने का कोई मायने ही नहीं है, बिकॉज उसके अल्टीमेटली डिसीजंस कौन ले रहे उसके फैमिली मेंबर। तो ये चीज है, तो इसलिए ये परसेंटेज क्या है, कम है फीमेल की, ठीक है ना। अच्छा तुम बोलोगे फिर ये इतनी भी है तो ये कैसे है, ये इतनी भी रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, इतनी भी है। तुम देखोगे अर्बन एरिया में तो उतनी भी नहीं है फीमेल की परसेंटेज, वो 20% है। अब दूसरा सवाल ये है कि रूरल एरिया में फीमेल की परसेंटेज 33% है और अर्बन में फीमेल की परसेंटेज कितनी है, एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन में 20% है। ये ऐसा क्यों है, ये क्यों डिफरेंस आया, बिकॉज जो हमने पॉइंट डिस्कस करे ये रूरल एरिया में तो है, ये साथ में किसमें भी है भाई, फैमिली का डिसीजन तो अर्बन एरिया में भी यही है कि वो लड़की का खुद का डिसीजन नहीं है। बात समझ में आ रही ना। लेकिन इधर क्या है, ए भाई इधर देख लेना, लेकिन फीमेल यार कन्हैया ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन इस इधर रूरल एरिया में रूरल एरिया में क्या रहता है, रूरल एरिया में कुछ ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है कि जो आप कहां से ही कर सकते हो, घर से ही कर सकते हो। जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं, लाइव स्टॉक को संभाल सकते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में फीमेल क्या हो सकती है, इन्वॉल्व हो सकती है, उतनी उन्हें क्या रहती है, परमिशन रहती है। तो इसलिए यहाँ पे वो परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। जबकि इस तरह की एक्टिविटीज कहाँ पे नहीं पाई जाती, अर्बन एरिया में नहीं पाई जाती, तो दैट्स वाई ये वाले ऑप्शन उनके लिए होते नहीं, तो वो परसेंटेज क्या हो गई, कम हो गई। और बाकी जो जो डिसीजन जो किसके हाथ में थे, फैमिली के हाथ में थे रूरल में, वो वैसे के वैसे ये किस में, अर्बन में। बात समझ में आ रही ना, तो वो चीज है। फाइनली बच्चों, रूरल एरिया में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में थे, 11-12 में 355 मिलियन, जिसमें से कि 67% तो और बाकी 33% फीमेल। अगर बात करें अर्बन एरिया की, तो अर्बन एरिया में कितना, 118 मिलियन, 118 मिलियन कौन, वर्कर्स। अच्छा एक सवाल और यहाँ पे राइज होता है, रूरल एरिया में तो ज्यादा वर्कर्स है और अर्बन एरिया में वर्कर्स कम है, इसमें कुल 118 मिलियन ही है और जबकि रूरल में कितने हैं, 355 मिलियन। दूसरा सवाल मतलब एक सवाल ये भी है, दो तीन तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं, एक सवाल ये भी है कि व्हाई रूरल वर्कफोर्स इज ग्रेटर देन अर्बन वर्कफोर्स। भारत में आज भी मेजोरिटी जो जनता है वो किसमें इन्वॉल्व है और अपनी जीविका निकालती है, वो किससे, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर होती है रूरल एरिया में, वहां पे ज्यादा वर्कर्स है, दैट्स व्हाई। अर्बन में एग्रीकल्चर नहीं होती, और वैसे भी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो पढ़े लिखों को जॉब मिलेगी, जो जिनके पास स्किल्स है, तो स्किल्ड लोगों की अनअवेलेबिलिटी है हमारे यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी अर्बन में क्या है, काम है। बच्चों ये नंबर्स, ये जो चार्ट यहाँ पे बनाया, अगर ये बहुत अच्छे से समझ लोगे तो जितने भी सवाल यहाँ पे राइज होते हैं, जो यहाँ पे नहीं भी लिखा, अगर वो भी राइज होगा तो उसका आंसर भी आप कर दोगे। वरना नीचे लिखे है क्वेश्चन, मैं उन्हें पढ़ा दूंगा, रटवा दूंगा, इन द सेंस आपको देख लेना, आप बस आंसर फिर उसके वैसे होंगे। लेकिन अगर ये नंबर्स के बेसिस पे हम बात करते हैं तो फिर कोई भी वो पूछ ले हमारे को, कोई नया क्वेश्चन भी फ्रेम कर देगा तो भी हम उसका आंसर कर देंगे। वंस अगेन, रूरल एरिया में कितने लोग हैं, 355 मिलियन, उनमें से मेल कितने, 67% और फीमेल कितनी, 33%। बात करें अगर अर्बन एरिया की, 118 मिलियन लोग हैं, 118 मिलियन का मतलब होता है 11 करोड़ 80 लाख, ठीक है ना। उनमें से 80% मेल और 20%। अच्छा अब सवाल ये है कि इधर तो 67% है मेल की परसेंटेज रूरल में, और अर्बन में मेल की परसेंटेज कितनी है, 80%। ये ऐसा क्यों, ये उल्टा क्यों हो गया, फीमेल तो रूरल में ज्यादा थी, अर्बन में कम हो गई, जबकि अगर मेल में देखे तो वो क्या हो गया, उल्टा हो गया कि रूरल में कम और अर्बन में ज्यादा। बोलो, इसका रीजन ये है क्योंकि एक तो परसेंटेज फीमेल की क्या है, कम है,
अब जब फीमेल की परसेंटेज कम है तो फैमिली में किसी ना किसी तो अर्न करना पड़ेगा, और वो बचा कौन? मेल मेंबर। और मेल मेंबर के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है शहर में पढ़े लिखों के लिए, जो किस में नहीं है, जो रूरल में नहीं है। और फिर एक तीसरा फैक्टर ये है कि अर्बन में पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन जो एंगेज्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो भी तो कम ही है, वो भी तो बहुत कम ही है। वो कम की परसेंटेज क्या निकल के आ रही है? ज्यादा निकल के आ रही है। जबकि वो फीमेल के लिए तो वही फैक्टर लग रहे थे जो कहां पे भी लग रहे थे, रूरल में भी लग रहे थे। और बाकी क्या है, एक फैक्टर और लग रहा था वहां पे फीमेल में, कि वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती। ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो आप, रूरल का अर्बन के साथ, रूरल के मेल का अर्बन के मेल के साथ कॉम्बिनेशन, रूरल का फीमेल का जो कंपैरिजन है वो अर्बन की फीमेल के साथ कंपैरिजन। सेस और नो? हाँ बोलो ना। आपस में क्या है कि कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कि वो कुछ भी बोलेगा, अगर बस आपको ये डेटा आता है ना तो आप उसका जवाब दे दोगे। फाइनली टोटल बच्चों कितने वर्कर हुए पूरे भारत भर में? कितने वर्कर हुए? 473। दोनों को टोटल कर लो, 355 और 118, तो 473। 473 का मतलब लगभग लगभग 47 करोड़ 30 लाख। ठीक है ना? अच्छा, जैसे उस टाइम पे पॉपुलेशन क्या थी? कम थी, 125 करोड़ थी। तो उस टाइप 125 करोड़ में से ऑलमोस्ट ये मानो कि 50 करोड़ लोग इसमें थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। माने अभी क्या हुआ है, हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुए होंगे, चेंजेस भी होंगे, लेकिन वो अभी एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किए। अब अगर इसमें टोटल में निकाले, टोटल में जो मेल की परसेंटेज है वो 70% और फीमेल की कितनी है? 30% है। तुम बोलोगे चेंज कैसे हो गई? अरे एवरेज निकल गया ना सबका, उधर 67% है, उधर 80% है, दोनों का एवरेज निकाला तो वो उधर 70 आ गया। इधर फीमेल 33% है, उधर 20% है। कोई तो हमने क्या निकाला, उन्होंने एवरेज निकाला। अब एवरेज भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अभी कोई बच्चा यहाँ पे अगर इसको मीन निकालने बैठे, आंसर ना आया तो मेरे से लड़ाई मत करना कि ये तो गलत आ रहा है, ये तो गलत लिखा है। एवरेज भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है, फिर उसमें हम जो उसमें मीन निकालते हैं, हार्मोनिक मीन भी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। ठीक है ना? हाँ जी। तो टोटल बच्चों क्या हुआ? 473 मिलियन। नहीं नहीं, मेरे साथ तो मत भी हो, बस अपना ही अपने साथ हो जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि बस अपने साथ ही हो जाओ, वही मेरे लिए तो वही सही है। टोटल 473 मिलियन, उनमें मेल कितने? 70% और फीमेल कितनी? 33%। अगर एक बार के लिए मैं स्क्रीन पे से हटा दूं तो सारा डेटा एकदम बैक टू बैक बोल सकते हो? अरे कौन सी बड़ी बात है नमन भैया, अभी बोल देंगे। देखो बोलो जी, रूरल में कितने लोग? 355 मिलियन, उनमें से मेल कितने? 67%, मतलब बोले तो 2/3। ठीक है ना? बाकी 1/3 माने 33% कौन? फीमेल। अगर बात करें अर्बन की तो 118 मिलियन वर्कर्स, और बाकी 80 और 20, टोटल अगर निकाले तो 477 नहीं, 478, 473, 473 मिलियन। और बाकी मेल में कितना? 70% और फीमेल उनका पार्टिसिपेशन 30%। चलो जी, अब ये जो मैंने यहाँ पे जो डिस्कस किया वन बाय वन करके, वो यही क्वेश्चन पूछा है नीचे। बाय कंसिडरिंग द अबव टेबल वी नीड टू आंसर द बिलो मेंशन क्वेश्चन। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, वाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। ज्यादातर जनता रूरल एरिया में ही क्यों है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है? एंड द आंसर इज सिंपल, दिस इज सिंपली बिकॉज द बल्क ऑफ द जॉब्स इज इन रूरल एरिया। ज्यादातर जॉब किस में है? अब ऐसे मत बोलना, एक ही लाइन लिखी है, आगे तुम बोलो। अब कैसी जॉब्स है रूरल एरिया में? अब इसमें पूरा माहौल बनाने का जो हमने पास्ट में भी पढ़ा है, बिकॉज इवन इवन टुडे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन फाइंड देयर लिवलीहुड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज which are operated in the rural area. That's why that's why bulk of our workforce is rural based. बात समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा 3 नंबर में तो पूछेगा नहीं, 1 नंबर में पूछेगा, इतना मोर देन है। ठीक है ना, जितना हमें जरूरत है। नेक्स्ट है, हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आ सकता है 3 या 4 नंबर में। एक बात बताओ, जब जब हमारी वर्कफोर्स ज्यादा कहाँ पे है? रूरल एरिया में। कहाँ पे है? ज्यादा लोग काम करने वाले कहाँ पे है?
355 मिलियन है, इधर तो कितने ही है। तो कह रहे हैं तो इसका मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा किसका रहता होगा, रूरल एरिया का रहता होगा। हाँ बोलो भाई, जब ज्यादा लोग वहां पे है तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन आना चाहिए वैसे तो उनका, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि बात सारी ये नहीं है ना कि ज्यादा लोग कहाँ पे लगे हुए हैं, बात क्वांटिटी की नहीं है, बात है क्वालिटी की, ठीक है ना। ज्यादातर लोग ये सवाल जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सीबीएसई कई बार रिपीट कर देती है, इसको तो स्किप करना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है ना। ज्यादातर जनता हमारी रूरल एरिया में है जो काम करने वाली है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन 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 उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, जो कि होना चाहिए था, क्योंकि जब ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? एक सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो बच्चों एक प्रॉब्लम अराइज होती है, एक्सेसिव एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फैमिली में 10 लोग हैं और वही हमारे पास 50 बीघे जमीन है, ठीक है। जब बच्चे छोटे छोटे थे, 8 बच्चे छोटे छोटे थे, 2 भाइयों के, ठीक है ना, 2 भाइयों के 8 बच्चे छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे छोटे छोटे थे, तब भी वो 50 बीघे जमीन के ऊपर जो काम करते हैं 2 भाई करते थे। और आज वो बच्चे भी बड़े हो गए, और संडे जब होता है तो बच्चे अगर स्कूल नहीं जाते हैं तो वो फादर साहब बोलते हैं चल भाई उधर चलना है सुबह को, है ना, वो क्या करवानी है, वो पानी चलाना है खेत में वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे काम है। आज 10 लोग काम कर रहे हैं, जब भी ही इतना प्रोडक्शन उतना ही आ रहा है, प्रोडक्टिविटी उतनी ही आ रही है। पहले 2 लोग काम कर रहे थे, अभी भी उतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, जब भी, और अभी भी उतना ही हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या एक्चुअल में देखने में तो क्या लग रहा है, देखने में तो लग रहा है 10 लोग काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयड है, लेकिन हाँ वो एम्प्लॉयड नहीं है। क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे अपनी दुकान पे बैठ करके तुम्हें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे काम, तुम नहीं भी होते तो पापा जब भी संभाल लेते तुम्हारे, तो ऐसा सुनो, और उतना ही धंधा बनाते हैं। वो बात अलग है कि आराम अलग से आराम दिया है कि हाँ थोड़ा बहुत पापा को भी आराम मिल जाता है, ठीक है ना। तो ज्यादा खुश मत होना, डिसगाइज्डली क्या हो रखे हो तुम हाँ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो, देखने में तो लग रहा है, सबको लग रहा है देखने में काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में आउटपुट नहीं है। अपना खुद का वेंचर अलग से चलाओगे, ठीक है ना, मैं अब ये नहीं बोल रहा हूँ अलग से, मतलब इन द सेंस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज तुम अलग से ऑपरेट करोगे, वही काम करो जो पापा कर रहे हैं, है ना, लेकिन अलग से करोगे, अलग से इन द सेंस की मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैमिली से अलग हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, उनके गाइडेंस में करो, लेकिन जो ऑपरेशंस होंगे वो इंडिपेंडेंट चलाओगे, तो शायद जो आउटपुट जनरेट करोगे ना वो उससे ज्यादा करोगे जो आप वहां पे कर रहे थे, क्योंकि वहां पे तो वो जो ऑलरेडी जो बंदा था वो पहले से ही संभाल ही रहा था ऑपरेशन, ठीक है ना। तो एक तो ये दिक्कत थी कि ज्यादा लोग एक ही लिमिटेड रिसोर्सेज में लगे हुए हैं, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली क्या रह जाती है, प्रॉब्लम रह जाती है, तो इसलिए जीडीपी उतनी जनरेट नहीं होती। और दूसरा क्या है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो लोग पैसा कमाते हैं वो कुछ एरियाज तो होंगे जहाँ पे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, जैसे यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। बाकी देश के जो ज्यादातर जो लोग हैं या जो ज्यादातर जो एरिया है जो एग्रीकल्चर में ऑपरेट करते हैं, उनको एक बहुत नॉमिनल सी इनकम ही अर्न हो पाती है, किससे, एग्रीकल्चर से। जबकि जो लोग अर्बन में भले ही कम हो, लेकिन क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है तो उनको हाई पेड जॉब्स मिलती है, क्या मिलती है, हाई पेड जॉब मिलती है, तो वो जीडीपी में क्या करती है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। इतनी बात समझ में आती है, तो बस वही लिखा है वहां पे, देख लो। कह रहे कि सवाल पढ़ देता हूं वापस से, डज इट मीन, सुनो, सेकंड वाले क्वेश्चन का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नहीं समझा मैंने क्या बोला। आइसोलेशन में, आइसोलेशन में खाली किसको नहीं पढ़ा जा सकता, सेकंड वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ा जा सकता अनलेस एंड अनटिल तुमने किसको ना पढ़ा हो, फर्स्ट वाले को ना पढ़ा हो, क्योंकि क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग, जो मैंने वर्ड डाले हैं वो ऐसे डाले हैं कि जो फर्स्ट वाले से रिलेट होके, जब वो इंडिपेंडेंट पूछेगा ना आपको तो उसकी वर्डिंग क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आ रही ना बात, मेरे शब्द देखो कैसे है, मैंने पहले क्वेश्चन में बोला व्हाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड, और फिर पूछा डज इट मीन द बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी या रूरल एरिया, नहीं, पैराडॉक्सिकली नोट। ऐसा क्यों बोला, यही बोलोगे, ऐसे शब्द लिखोगे ना तो अच्छा रहेगा, अगर खाली बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो सिंपल होगा। ये इसने लिखा पैराडॉक्सिकली नोट, इसका मतलब क्या है, पैराडॉक्सिकली नोट का मतलब है कि होना तो चाहिए था कि ज्यादा क्या आनी चाहिए थी, ज्यादा जीडीपी रूरल एरिया से ही आनी चाहिए थी, लेकिन
ऐसा नहीं है, पैराडॉक्सिकली नोट, मतलब जो होना चाहिए था उसके ऑपोजिट है। क्यों? इट मीन्स दैट मोर पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज बट कंट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। ज्यादा लोग लगे हुए लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स इन रूरल एरिया, यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है। लो प्रोडक्टिविटी इंप्लाइज लो अर्निंग, जब उनकी प्रोडक्टिविटी कम है तो उसकी अर्निंग भी क्या होगी? कम होगी, विच इज व्हाई देयर इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। आप चाहे तो इसमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात कर सकते हो, तो आपके आंसर की फ्रेमिंग और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड स्टिल लोअर इन अर्बन एरिया? दो सवाल पूछे इसने। हाँ जी, कौन बताएगा? सवाल बताना, जवाब नहीं बता रहा हूं, सवाल बताओ कि सवाल क्या है। व्हाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज? एक तो ओवरऑल क्या है, जो फीमेल की परसेंटेज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो कम है। ओवरऑल भी देखोगे तो कितना है? 70 और 30 है, फीमेल का 30% है। चलो, एक तो ये सवाल है कि ओवरऑल कम है, और कह रहे हैं कि एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरिया, और अर्बन में तो और भी कम है। किसके कंपैरिजन में? रूरल के कंपैरिजन में। तो ऐसा क्यों है? वही सारे पॉइंटर्स जो हमने डिस्कस किए थे, वन बाय वन देखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई, है ना? लड़कियों की एजुकेशन आज क्या है? आज भी बहुत बड़ा क्या है? चैलेंज है, ऐसा ही बोल रहा है। अब ये मेरे शब्दों से मत रिलेट करना, ये आज, इसका आज कब चल रहा है? 11-12 में चल रहा है इसका आज। हम जिंदगी में 2024 में आ चुके, तो इसका आज भी जो आज है इसका, वो 11-12 चल रहा है। कभी मेरे पास शक की निगाह से देखता, ये इंसान का कुछ पता नहीं रहता, कुछ ठिकाना नहीं है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। हाँ, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स। जब उनकी एजुकेशन बहुत प्रॉपर नहीं हुई है तो उनके लिए कम अपॉर्चुनिटीज है, किसके लिए? जॉब के लिए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज, कह रहे अर्बन एरियाज में जो ज्यादातर जो फैमिलीज है, जो वर्क फॉर द वुमन इज स्टिल गवर्न बाय फैमिली डिसीजन। जॉब करनी है या नहीं करनी है ये उनका खुद का डिसीजन नहीं होता। किसका डिसीजन होता है? उनकी फैमिली का डिसीजन होता है। क्यों वर्मा जी, मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ? मैं, ऐसा है कि नहीं है? है ना? लोकल एरिया में भी तुम देखोगे तो बहुत सारे बच्चों को, मतलब खासकर लड़कियों के लिए मैंने ऐसा देखा है कि उनके पेरेंट्स का ये कहना होता है, जितनी यहाँ एजुकेशन मिले उतनी ले लो, अच्छी, अच्छे से अच्छे स्कूल में, ठीक है ना? अच्छे से अच्छे स्कूल में लोकल में जितनी एजुकेशन मिल रही है वो ले लो, है ना? उसके बाद बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारी फैमिलीज का ऐसा रहता है। भेज भी दिया तो फिर चलो ठीक है, पढ़ाई की लिखाई करके आ गए, कोई बात नहीं, अब घर पे रहो, टेंशन नहीं कहीं जाने की। हम ऐसे बोलते हैं, सेंटी भी करते हैं, हम मर गए क्या? अब हम काम कराएंगे क्या तुम्हारे से? अब यही दिन देखने पड़ेंगे क्या हमें? ठीक है, अपने कुछ नहीं है, घर पे आओ बस, फालतू की बात खत्म, वैसा। तो वो बोल रहे हैं कि उनके जो डिसीजंस होते हैं वो कौन गवर्न करते हैं? उनकी फैमिली, ठीक है ना? रादर देन एन इंडिविजुअल्स ओन डिसीजन, उनके खुद के डिसीजंस नहीं होते। इट मींस दैट इवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर नॉट यूटिलाइज्ड। कहने के लिए वही, कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन फिर भी हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे। और सामने वाली कंपनी बोल रही है कि हाँ कल से ज्वाइन कर लो, और 20 लाख का पैकेज है, और वो कैपेबल भी है, लेकिन फिर भी घर वाले नहीं भेज रहे। हम नहीं भेज रहे, जरूरत ही नहीं है हमें। और ये ऐसा नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज में होता है, बहुत सारी फैमिलीज। आगे, हायर एम्प्लॉयमेंट, तीसरा रीजन बता रहा है, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज ड्यू। सुनो, ये तो उसने जनरल जवाब दिया। इस क्वेश्चन में दो सवाल थे ना, वो जो ऊपर पूछा, आपको दो चीजें पूछी ना, ये जो शुरू के दो पॉइंट थे वो तो दोनों में कॉमन चलेंगे। अब ये स्पेसिफिक जवाब दे रहा है, किसका? कि अर्बन एरिया में ही क्यों कम है रूरल के कंपैरिजन में। तो ये उसका जवाब है, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरिया इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। अब तुम बोलोगे ये क्या पॉइंट है? सुनो, रूरल एरिया में क्या रहती है? पॉवर्टी रहती है। क्या रहती है? तो फैमिली की इनकम को एनहांस करने के लिए, कामकाज में हाथ बटाने के लिए जो महिलाएं होती है, महिलाओं का भी क्या होता है? पार्टिसिपेशन होता है कि चलो छोटा मोटा काम क्या भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे।
तो ये चीज है, वो ये बोल रहे हैं क्योंकि वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होती है तो महिलाएं क्या करती है वहां पे फार्म, क्योंकि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में अपॉर्चुनिटी भी है, कहीं बाहर भी नहीं जाना है, एजुकेशन भी नहीं चाहिए उसके लिए, और कहीं ना कहीं फैमिली में तंगी रहती है तो वो भी क्या करती है, हाथ बटाती है। तो वैसा वो बोल रहा है कि जो हायर एम्प्लॉयमेंट होता है रूरल एरिया में वो क्यों क्यों रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, काफी ज्यादा क्या रहती है, पॉवर्टी रहती है। द बल्क ऑफ फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर लार्जली एंगेज्ड इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स। वो कह रहे हैं कि जो ज्यादातर जो फीमेल वर्कर्स होती है रूरल एरिया में वो किस में इन्वॉल्व रहती है, लो पेड और लेस प्रोडक्टिव जॉब्स में, जस्ट टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम, ताकि वो अपने फैमिली की इनकम में थोड़ा इंक्रीमेंट कर सके। Many of them are given wages in terms of grains। उनमें से भी कई सारों को तो कई सारी फीमेल्स को तो किस में मिलती है, जो वेजेस मिलती है किसकी फॉर्म में, काइंड की फॉर्म में मिलती है, माने ग्रेन्स वगैरह मिल जाते हैं उन्हें ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे द सीजन व्हेन दे फाइंड मोस्ट जॉब, ऐसे सीजन में जहाँ पे उन्हें सबसे ज्यादा क्या मिलती है, जॉब मिलती है। ठीक है ना नमन भैया, इसमें यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा है सारे पॉइंटर्स है? नहीं, यहाँ पे पॉइंटर्स वही है जो एनसीईआरटी में है, और भी पॉइंटर्स मैंने आपको बताए वो भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि रूरल एरिया में ज़्यादा इसलिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती है, उसके लिए ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए फैमिली भी क्या कर देती है, अलाउ कर देती है, बिकॉज कहीं बाहर नहीं जाना है, वो एक्टिविटीज घर से ही क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। लाइव स्टॉक वाला पॉइंट आ सकता है कि फीमेल्स किसको संभाल लेती है, लाइव स्टॉक को संभाल लेती है। अब हमारे यहाँ पे जो स्टाफ आता है, जो बंदे आते हैं कुछ गाँव से आते हैं, तो क्या करते हैं कि उनके फादर साहब तो क्या करते हैं, कहीं बाहर जा करके वो क्या करते हैं, जॉब करते हैं, वो उधर हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो उनकी जो उसकी उस बंदे की जो वाइफ है और उसकी जो मम्मी है वो घर के कुछ तो घर के काम काज करती है, और साथ में उन्होंने क्या करके रखा है, लाइव स्टॉक पाल के रखी है। तो उसकी मम्मी तो क्या करती है, वो उनके लिए वो लेके आती है, चारा लेके आती है ना। और वो जो उसकी जो वाइफ है वो घर के कुछ काम काज करती है, और फिर जो कुछ उन्होंने मतलब वो ऐसे डिवाइड करके रखा हुआ, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क लगा के रखा हुआ कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे, तो वो इस तरह के काम काज कर लेती है। तो वो बता रहा था कि हमारी मम्मी ऐसा क्या कर लेती है, महीने में ऐसा ना क्या है कि 10 से 12 हजार रुपए क्या कर लेती है, दूध बेच करके वो लाइव स्टॉक का ऐसा पैसे कमा लेती है। ठीक है ना, वो दोनों मिल करके, उसकी वाइफ और उसकी मम्मी। ठीक है ना, वो बंदा उधर हमारे यहाँ पे जॉब करता है, उसके पापा अलग से जॉब कर रहे हैं, तो बस इस तरीके से क्या हो जाता है, पूरी फैमिली का चल जाता है। ठीक है, तो कई सारे पॉइंटर्स है बच्चों, जो जनरल पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। अगर इसे रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, ये बहुत चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है, लेंथी भी है चैप्टर, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे रटने बैठ गए तो फिर लगेगा यार ये पॉइंट वहां पे भी था, यहाँ पे भी था, इसे यहाँ पे भी रटना पड़ेगा, वहां पे भी रटना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट है वहां पे रह सकती है हल्का हल्का सा। लेकिन अगर तुम समझोगे, डेटा को समझोगे और क्वेश्चन अराइज करोगे अपने माइंड में, खुद ही उनके जवाब दोगे, तो चीजें और भी निकल के आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है भाई वो ही उसका क्या स्टैंडर्ड आंसर है, ऐसा नहीं है। बस आपकी बात आप अच्छे शब्दों में और क्लियर मैनर में समझा सको। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब एक टॉपिक है लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। अब ये तीन कॉन्सेप्ट है, तीनों देखने में तो क्या लगते हैं, सिमिलर लगते हैं, जबकि तीनों में क्या होता है, फर्क होता है। ये तो ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग है, पहले वाला तो लेबर सप्लाई, तो इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, लेबर फोर्स में और वर्क फोर्स में। ठीक है ना, दोनों में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है, अभी देखेंगे। चलो पहले लेबर सप्लाई देख लो, फिर मैं आपको जो नीचे के जो दो कॉन्सेप्ट है वो चार्ट से समझाऊंगा, उससे ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे। लेबर सप्लाई क्या होती है, एग्जाम्पल से समझाऊं या पहले टेक्स्ट पढ़ के बताऊं? एग्जाम्पल से समझाऊं तो बस इसे मत पढ़ना, ठीक है ना। एक रिक्शा वाले भैया है, हमने उन्हें बोला अरे भैया हमें उधर थोड़ा नदी वाले मंदिर तक ड्रॉप कर दोगे क्या, उधर हमें मंदिर में जाना है। ठीक है ना, तो शाम का टाइम था, हम शाम की आरती करने के लिए मान लिया जाना है। ठीक है, अब उसे अपने घर पे जाना है, कहाँ पे जाना है, अपने घर पे जाना है। बहुत जल्दी है, बच्चे बुला रहे हैं उसके कि भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ, अब इतना कहाँ तुम इतना सुबह लेके शाम तक काम करते हो। नॉर्मल रेट रहता है, मान लिया मेरे को जाना है ना, नॉर्मल रेट क्या है रिक्शा में जाने का, 10 रुपये। हाँ मान लिया अब मैं जाऊं चाहे सूजल जाए। अरे तुम
देख मैं बताता हूँ, ये नालायक है सारे के सारे। तूने क्या बोला, तूने स्टेटमेंट बोला, मैंने बस एग्जांपल दिया। अब ये हमारे रिलेशन खराब करने के लिए देखो जल्दी तेजी से हंसते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, बाई चांस अगर जरूरत पड़ गई, ऐसे तो हम भी नहीं जाते, लेकिन वो एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है। अब ये तेज इसलिए हंसते ताकि हमारे रिलेशन क्या हो, खराब हो। ये बहुत बहुत बुरे है, ये नालायक है ये, ठीक है ना। हाँ जी, सुनो जी। तो अब नॉर्मल रेट कितना है, 10 रुपए। कितने हैं, 10 रुपए। हमने बोला भैया उधर ड्रॉप कर देना, कह रहे नहीं भैया नहीं जाएंगे हम, ठीक है ना, अभी नहीं। हमने बोला भैया ऐसे क्या पैसे देंगे फ्री में कोई ना है, तो नहीं 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 सुनो। तो वो बोला भैया जो रेट है वो ले लेना, कह रहे नहीं भैया आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हमने बोला एक काम करो चलो, अच्छा 100 रुपए लेना, कितने लेना, 100 रुपए। अभी पहले तो रुकने के लिए तैयार नहीं था, बात करने के लिए तैयार नहीं था। अब वो बोला अब भैया कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे आप, ठीक है ना। अब उसने रोकी, अभी पहले बात सुन रहा है। कह रहे यार वैसे तो घर जाना था, चलो मैं अभी वो बच्चों को फोन करके बोल देता हूँ कि थोड़ी देर में आऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, अभी थोड़ा सा वो चलो कुछ दान पुण्य, मतलब ऐसे बता रहा है कुछ दान पुण्य भी हो जाएगा, अब तुम भी तो मंदिर जा रहे हो, तुम तो कोई दूसरी जगह जा रहे हो। ये बात पहले तो नहीं कही उसने। हाँ जी, हाँ मंदिर के नाम के लिए किसी को मना नहीं करते। अरे मंदिर तो जस्ट बहाना है, असली तो पैसा कमाना है, ठीक है ना। जब 10 रुपए दे रहे थे, तो जब वो काम करने के लिए राजी नहीं हुआ, और अगर उसी काम को करने के लिए 100 रुपए देते हैं, तो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। ये होती है बच्चों लेबर सप्लाई, क्या होती है। कौन इंसान कितने घंटे काम करेगा दिन में, कितने घंटे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, जब ये किसके ऊपर डिपेंड करे, वेज रेट के ऊपर डिपेंड करे। किसके ऊपर डिपेंड करे, वेज रेट के ऊपर डिपेंड करे। तो ये होती है लेबर सप्लाई। और लेबर सप्लाई को इंक्रीज किया जा सकता है वेज रेट को बढ़ा करके, और कम किया जा सकता है उसे रेट को कम करके। हाँ बोलो ना। अब वर्कर सुबह से लेके शाम तक उन्होंने, हमारे कुछ ऑर्डर पेंडिंग थे, और हमें ओवर टाइम लगाना था। क्या लगाना था, ओवर टाइम लगाना था। शाम के टाइम 6 बजे का सबका जाने का टाइम है, और 8 घंटे की शिफ्ट होती है। 5:30 बजे सारे नाटकबाजी करने लगे, जा रहे जी बहुत थकान हो गई, ये हो गई वो हो गई, ठीक है ना। उन्हें लग रहा है ना कि अभी ये ऑर्डर क्या करने पड़ेंगे, कंप्लीट करने पड़ेंगे। बस जी अब तो चूर चूर हो गए हम, ठीक है ना। अब नहीं, अब तो इतनी ज्यादा थकान हो गई, अब और ज्यादा ऑर्डर हम कर ही नहीं सकते, प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हम और ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है ना। और 1 यूनिट को बनाने के लिए हम उन्हें 50 रुपए देते हैं। कितने देते हैं, 50 रुपए। हमने बोला 1 यूनिट को बनाने के 125 रुपए मिलेंगे, अब जितने भी इसके बाद यूनिट बनाओगे। अब जिसे जाना है वो चले जाओ, जिसे रुकना है रुक जाओ। सारों ने अपने घर पे फोन करके कह दिया इंतजार मत करना, खाना तुम बनाना, खाना सो जाना, हम हमारा देख लेंगे। समझा क्या, लेबर सप्लाई समझ में आ रही है आपको। चलो जी देख लेते हैं। हाँ, किसको नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो क्या होता है कि कुछ बंदों को हमने हायर किया होता है किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, उसका तो इससे कोई मतलब है ही नहीं। वो तो डिमांड और सप्लाई को मैच करते थे हम उसमें, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट में। नहीं नहीं, वहां पे तो वो डिमांड और सप्लाई को ऐसे मैच करते हैं कि जो डिमांड हो रही है उसको सप्लाई को मैच करने का काम है, लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं। वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसका तो कोई लिंक है ही नहीं इधर से। सुनो जी, पहला बुलेट मानवी पड़ेगी, चलो जी पढ़ो। हाँ जी, इसको थोड़ा सा हिंदी में बताऊं, मतलब अदरवाइज बताऊं, फिर तुम समझ जाना। एक ग्रंथ माने कोई एक बंदा है तेरे इधर, जॉब के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, जॉब के लिए आ रहा है। और वो बोला भाई साहब मैं ना 3 घंटे अपने मतलब अपना जो टाइम दे सकता हूँ, कितने घंटे दे सकता हूँ, 3 घंटे। तुम्हारा कोई एक रेट कोई फाइनलाइज हुआ होगा। इसमें भी कोई कॉन्सेप्ट था।
मतलब 1 मिनट में तुम अपने साथ वाले बंदे को ऐसे कर देते, तू तो हमारे से बिल्कुल अलग है। अरे कम से कम अपने साथ वालों को इतना तो ख्याल रखा करो कि 1 मिनट में से बेदखल कर देते, तो कह रहे कि तू बिल्कुल अलग है हमारे से। छोड़ो, वो बंदा उधर 3 घंटे, वो कह रहा है कि जी मैं 3 घंटे ऑफर करूंगा। और कोई तो रेट इनका फाइनलाइज हुआ होगा। छोड़ दो यार, एग्जाम्पल तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो टेक्स्ट ही पढ़ो बस। और फिर बाद में चल के ना बताओ, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लोग और बिजनेस स्टडीज को बदनाम करते हैं, कह रहे कि ये इसमें कुछ नहीं है। चलो सुन लो, एग्जाम्पल शायद तुम्हारे लिए नहीं बना। नहीं नहीं, तुम टेक्स्ट देख लो, टेक्स्ट एग्जाम्पल तुम तो गलत लेते हो। It refers to the amount of labor that the workers are willing to offer corresponding to a particular wage rate। अब जैसे कि हमारे वर्मा जी बता रहे थे, चलो भाई, वो कह रहा है कि भाई मैं तो 3 घंटे ही ऑफर कर सकता हूँ। हमने बोला तो डबल रेट देंगे, क्या देंगे? कह रहे जी सोच सकता हूँ, 5 घंटे के लिए सोच सकता हूँ। हमने बोला नॉर्मल रेट रहता है, मतलब कोई एक यूनिट को बनाने का, 1 यूनिट 1 घंटे में बनती है। और तू थोड़ा इधर बैठ जा, बाकी बच्चों को देख के बात करने दे, तू हंसी छुटवाता है। जैन साहब, ठीक है ना, ये सेशन टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? हाँ जी, तो 1 यूनिट 1 घंटे में बनती है और उसको बनाने का रेट रहता है 100 रुपए। और उन्होंने बोला जी हम 3 यूनिट बनाते हैं, 3 घंटे काम करेंगे। हमने बोला ए, इधर साइड हो। हमने बोला नहीं नहीं भाई, बात ऐसी है कि 500 रुपए देंगे 1 यूनिट को बनाने के लिए, 500 देंगे। बोल कितने घंटे काम करेगा? उन्होंने बोला अभी 3 घंटे की बात हुई थी, सोच सकता हूँ 6 घंटे के लिए सोच सकता हूँ। कितने घंटे के लिए? हमने बोला 1000 देंगे तो? हाँ जी। देखो, ऐसा बच्चा चाहिए कोऑपरेटिव, जो एग्जाम्पल को अच्छे से फ्रेम करा करके बता सके, ठीक है ना? हाँ जी, समझा ना? वो तुम देखो, बात ये है कि जैसे जैसे वेज रेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वो आपको अपना टाइम ज्यादा अलॉट कर। It refers to the amount of labor. It refers to the amount of labor
इट रेफर्स टू द, पीछे से आवाज नहीं आई, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ, वेरी गुड। ये वो अमाउंट ऑफ लेबर होती है दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर। लेबर से मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पे, लेबर से मतलब वो टाइम है, बात समझ में आ रही है? लेबर से मतलब है वो टाइम, ठीक है ना? हाँ, कि वो कितना टाइम अलॉट करना चाहेगा वर्कर्स आपको, विलिंग टू ऑफर कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, कोरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट, कि एक वेज रेट पे वो कितना टाइम आपको ऑफर करना चाहेगा, ठीक है ना? यू मे बी एबल टू वर्क, एक बार जल्दी से जाके इससे पूछ लो कि रेट बढ़ा। नहीं, शायद कम रेट में बुरा मान गया। अब जैसे देखो, अपने मन से मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो इधर लिखा हुआ है उसी को पढ़ूंगा मैं, बिकॉज बोला तो मैंने अपने मन से अभी भी कुछ नहीं था, लेकिन पता नहीं तुम इधर उधर निकल जाते हो। नहीं, बस अब समझ लो इसे थोड़ा, है ना? यू मे बी एबल टू वर्क 10 hours a day, जैन साहब, यू मे बी एबल टू वर्क 10 hours a day but are willing to work only for 5 hours a day at a particular wage rate। कैपेसिटी तो ज्यादा है, कैपेसिटी तो मान लिया किसी इंसान की है 10 घंटे ऑफर करने की, लेकिन वो फिर भी 5 ही घंटे क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है एक पर्टिकुलर वेज रेट पे। उसकी इस लिमिट को स्ट्रेच कराया जा सकता है वेज रेट को बढ़ा करके। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क और मैन डेज, कंसिडरिंग 8 मैन आवर्स इज इक्वल टू 1 मैन डे। 8 घंटे की क्या रहती है शिफ्ट। अरे हो गया फालतू में, इससे ज्यादा अब सही नहीं लगेगा, ठीक है ना? वो कह रहा है कि किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो 8 घंटे की शिफ्ट होती है। क्या होती है? 8 घंटे की शिफ्ट होती है, और 8 घंटे की शिफ्ट को क्या बोलते हैं? 1 मैन डे। क्या बोलते हैं? 1 मैन डे, ठीक है ना? नॉर्मल अगर कोई भी बंदा 8 घंटे की शिफ्ट क्या कर रहा है, लगा रहा है, और वो क्या कर रहा है, फिर उसको हम स्ट्रेच कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा उससे परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो हम वो लेबर सप्लाई जो है ना, लेबर सप्लाई जो 8 घंटे की है, उसे हम ज्यादा कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वेज रेट। ऐसा बोल रहा है। इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड विद द वेज रेट। कह रहे हैं कि लेबर सप्लाई प्योरली किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेज रेट के ऊपर। जो भी वेज रेट है, जैसे एक कहावत होती है बच्चों, कहावत ये है कि जैसी नाच कूद वैसी वार फेर। ठीक है ना? तो वैसा बस, अब ज्यादा मैं समझाता नहीं, तुम समझ ही गए, क्योंकि फिर तुम पोस्टमार्टम करते हो पूरा। द सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन, सुनो, और ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। द सप्लाई ऑफ लेबर, द सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन्स कांस्टेंट। हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, वो कह रहे हैं कि चाहे भले ही नंबर नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो, सेम हो, लेकिन फिर भी लेबर सप्लाई को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो इतना फील के साथ मत बोल। ठीक है, हाँ जी। बिकॉज द सप्लाई ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है वो किसके टर्म्स में होती है? मैन डेज के टर्म्स में होती है, और उसको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है जो डिपेंड करता है वेज रेट के ऊपर। देखो, एक इंसान, माने
क्या है कि 5 बंदे, हमारे यहाँ पे 5 लोगों का स्टाफ है, ठीक है ना, और वो 5-5 घंटे ही ऑफर करते हैं, 5-5 घंटे ही ऑफर करते हैं। तो 5 बंदे, अब 5 बंदे जब परफॉर्म करेंगे, है ना, वो जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे वो कितने घंटे तक करेंगे? 25 घंटे तक। मतलब सारे लोग कितने घंटे काम करेंगे? 25 घंटे। 5 लोगों से हम ज्यादा भी क्या करा सकते हैं? काम करा सकते हैं। मतलब लेबर सप्लाई क्या हो सकती है? ज्यादा हो सकती है, जबकि लोग कितने ही है? 5 ही है। वो डिपेंड करता है वेज रेट के ऊपर। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत रह जाती है। एक बार तुम पढ़ लो, सारे बुलेट पढ़ लो, अपने अपने मन में पढ़ना बस। आगे समझ में? कल पढ़ेंगे बच्चों हम लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। थैंक यू वेरी मच बच्चों।